आज न्यूमेरिकल्स लास्ट वाले जो करे थे वो सारे क्लियर है अच्छे से? प्रैक्टिस कराऊं उनको या नहीं? श्योर है? प्रैक्टिस क्यों करनी है यार? है? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? आज वाले क्वेश्चंस निकाल लेते हैं हम लोग एक बार जरा। अराउंड 13 क्वेश्चन है आज लोग करने हैं जो में। टोटल 13 क्वेश्चन हैं और 13 के 13 क्वेश्चन मजेदार बढ़िया वाले क्वेश्चन जो आगे भी हेल्प आउट करेंगे आप लोगों को। करें शुरू? ठीक, सो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है आप लोगों से, एक बार पढ़ो ध्यान से। उदय थोड़ा इधर आ जा रेंज में। दिवाकर तो पीछे चला गया उसके साथ, एक साइड शिफ्ट हो जाओ बस, ठीक है? थोड़ा सा नजरों में रहोगे। तो देखो क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged using a battery of potential difference V volt. After being fully charged, it is disconnected from the supply. जैसे ही पूरा चार्ज हो गया, हमने उसे सप्लाई से क्या करा? डिस्कनेक्ट कर लिया। अगर आप लोगों को याद हो, देखो बेटा, ये रहा हमारे पास हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटी है C। इसको आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना? V वोल्ट का। अब जो आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे वो किसकी हेल्प से दोगे? एक बैटरी की हेल्प से और या फिर एक सेल की हेल्प से। अगर हमने पढ़ा था, अगर याद हो, जब हम एनर्जी का डेरिवेशन कर रहे थे, कि अगर हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं तो क्या होगा? चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज विल बी कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला? इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। तो सिंपल सी चीज, नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। हमने बैटरी को क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट। जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब नया चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट? बेटा टाइम से आएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास से मैं। डोर क्लोज कर दे अच्छे से। तो इसका मतलब जो नया चार्ज होगा वो किसके बराबर रहेगा? पुराने वाले चार्ज के। चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर हुई बात? देखो ध्यान से, उसने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? दैट व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, न्यू कैपेसिटेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू एनर्जी स्टोर्ड एंड द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। टोटल 5 चीजें पता करनी है। तो पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमने बैटरी को क्या कर लिया है? डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट। नया चार्ज कुछ भी चेंज नहीं होगा, किसके बराबर रहेगा? पुराने वाले के। चले आगे। अब आगे उसने क्या कहा? एंड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। हम लोगों ने बैटरी से डिस्कनेक्ट करा और बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद वहां पर क्या डाल दिया? एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है। तो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल केस, तो ओरिजिनल केस इज सिंपली विदाउट एनी मीडियम। इट इज विदाउट एनी मीडियम। हमने वहां कोई मीडियम नहीं डाला हुआ। बट अगर हम बात करते हैं नए केस की, नए केस में हम क्या बोल रहे हैं? मीडियम इज प्लेस्ड। भाई बैटरी से हटा दिया और आपने क्या डाल दिया? मीडियम। याद करो, जब आप मीडियम प्लेस कर देते थे तो फॉर्मूला बनता था CM इज इक्वल टू के सी नोट। ये CM कौन होगा बेटा? दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। ये सी नोट क्या होगा हमारा? दिस इज हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो हम लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू व्हाट? के सी। भाई अगर नया कैपेसिटेंस के टाइम्स आ रहा है ओरिजिनल के, इसका मतलब नया कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स बढ़ गया। और क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है? 1 से ज्यादा। इसका मतलब C डैश इज ग्रेटर देन C।
तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टोटल 5 चीजों पे बात करनी है आप लोगों को, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने 2 चीजें देख ली, कौन कौन सी, चार्ज एंड कैपेसिटेंस। अब तीसरा पॉइंट पकड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा ध्यान से, देखो बेटा, नाउ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो, भाई हम जानते हैं Q किसके बराबर है, CV के। बट हमने देखा कि जो चार्ज है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ये देखो चार्ज क्या है, कांस्टेंट। अगर चार्ज CV के बराबर है और चार्ज क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, नाउ CV will be equal to what, कांस्टेंट। अगर CV कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ C डैश V डैश इज इक्वल टू CV। भाई नया वाला विल बी इक्वल टू पुराना वाला, ओरिजिनल वाला, तो हमने लिख दिया C डैश V डैश इज इक्वल टू CV। बट अभी हमने पीछे सॉल्व किया ना, C डैश इज इक्वल टू व्हाट, KC। अगर रिप्लेस कर देते हो तो कितना बना, इट इज KC इंटू V डैश इज इक्वल टू CV। नाउ C से C कैंसिल, तो व्हाट इज V डैश, इट इज V बाय K। समझ आया है नहीं? अब ध्यान से देखो, नया पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनल का 1/k टाइम्स हो रहा है। अगर k टाइम्स हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीज। अब वो क्या हो रहा है, 1/k टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि नया पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ओरिजिनल। दिस मींस द पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। समझ आया? अब तीसरा पॉइंट, लक्की बेटा लेजीनेस नहीं, पढ़ाई में ध्यान। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, फॉर एनर्जी स्टोर। अब देखो चार्ज क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा चलेगा, Q² बाय 2C। दो फॉर्मूले, एक है हाफ CV² और एक है Q² बाय 2C। हाफ CV² कब चलता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो कौन सा चलाना पड़ेगा, Q² बाय 2C। हमने मेंशन कर लिया। कायदे से देखा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल वाला। ठीक है, अगर मैंने लिखा नया केस, तो नया केस क्या होगा, U डैश इज इक्वल टू Q² बाय 2C डैश। बट अगर आपको याद हो व्हाट इज C डैश, इट इज K टाइम्स ऑफ C। आप रिप्लेस कीजिए, यहां पर कितना बना, U डैश इज इक्वल टू Q²। ध्यान से ये वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो आप लोग, वी कैन राइट K 2C, हाँ या ना? ध्यान से देखो, अगर आप अपनी ओरिजिनल वाली वैल्यू को यहां लेकर के जाते हैं तो Q² बाय 2C, इसकी जगह कौन आएगा, ओरिजिनल। तो हमारे पास जो नई एनर्जी है वो कितनी बनी, इट इज U बाय, फिर से 1/k टाइम्स है, एंड इफ इट इज 1/k टाइम्स तो बढ़ रही है या घट रही है, घट गई। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि न्यू एनर्जी इज लेस देन ओरिजिनल। इसका मतलब हुआ एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीजेस। जो एनर्जी स्टोर है वो क्या करेगी, कम हो जाएगी। 4 पॉइंट समझ आए? पहला कौन सा, चार्ज, क्योंकि बैटरी को क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट, तो इस वजह से चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर दूसरा कौन है, कैपेसिटेंस। भाई हमने मीडियम डाल दिया है, तो मीडियम डालने की वजह से कैपेसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तीसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस कैसे वेरी करने लगेंगे, इनवर्सली। कैपेसिटेंस बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। क्लियर हुआ? और चौथा पॉइंट क्या है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज करा, जब चार्ज कांस्टेंट है तो कौन सा,
क्यू स्क्वायर बाय 2c। साफ नजर आ रहा है कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली। कैपेसिटेंस बढ़ा था तो एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। चेक इट आउट, मैच हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो आपके पास, अगर आपको याद हो बेटा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिव्यू ले लेते हैं पूरा का पूरा एक बार अच्छे से। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुछ रिलेशंस पढ़े। एक पढ़ा एफ नॉट बाय एफ एम, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फिर इसके बाद पढ़ा इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद पढ़ा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, सी एम बाय सी नॉट। एंड लास्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ई नॉट बाय ई एम। आप कौन सा यूज करेंगे, ई नॉट बाय ई एम वाला। आगे आंसर देखो, नाउ k इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई एम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद मीडियम विल बिकम्स ई नॉट बाय के। अगर 1 बाय के हो रही है इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। तो यहां से हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से, पक्का? ध्यान से समझना है, जितने भी पॉइंट्स आज के न्यूमेरिकल्स में चलेंगे कहीं ना कहीं आपके पास एग्जाम में जरूर इस्तेमाल होंगे बेटा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से, पक्का? आइए अगली प्रॉब्लम पर, और ध्यान से पढ़े बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे बेटू। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में बैटरी को क्या कर दिया गया था, डिस्कनेक्ट, और अब हमने क्या रखा है, बैटरी को कनेक्टेड रखा। इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज कांस्टेंट, एंड इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। तो समझिए ध्यान से, देखो बेटा, क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, हमने बैटरी को लगातार कनेक्ट करके रखा, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया इसका मतलब नया पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल वाला, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखो ध्यान से, उसने आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मिल गया आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैटरी को आपने क्या रखा हुआ है, कनेक्ट करके रखा हुआ है। ध्यान, श्योर? चले आगे। अब अगला पॉइंट देखो ध्यान से, आगे उसने क्या बोला कि आफ्टर बीइंग फुल्ली चार्ज द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। भाई आपने जब फुल्ली चार्ज हो गया, बैटरी को हटाया नहीं, कनेक्ट करके रखा, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगी। बट इस दौरान अब आपने क्या करा है, मीडियम भी इंसर्ट कर दिया। तो सिंपल सी चीज, व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, जैसे ही हम प्लेट्स के बीच में मीडियम रख देते हैं तो हम क्या लिखते हैं, Cm इज इक्वल टू के सी नोट। भाई ये सी नोट कौन होगा, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, और ये Cm कौन होगा, न्यू। इसका मतलब हम लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल टू के सी, और K की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 से क्या रहती है, बड़ी रहती है। तो इस वजह से C डैश विल बी ग्रेटर देन व्हाट। तो सिंपल सा पॉइंट, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, जो कैपेसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ध्यान से सुनना जो अभी बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है? आप कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जिस बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस बैटरी को कनेक्ट करके रखो या उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है?
कनेक्ट करके रखने से और डिस्कनेक्ट करने से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बदल सकती है? चार्ज बदल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता है, एनर्जी बदल सकती है। ठीक है, और इनमें भी अगर बात करें, इनमें भी चेंजेस कब आएंगे? जब कैपेसिटेंस बदलेगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस कब बदल सकता है? या तो आप वहां मीडियम चेंज कर दें, भाई पहले मीडियम था ही नहीं, अब आपने मीडियम डाल दिया। ठीक है, या फिर पहले जो मीडियम था उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा होगा, आपने अब दूसरा मीडियम डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले वाले से कम है या फिर पहले वाले से ज्यादा है, तब भी बदल जाएगा। ठीक, या फिर आपने जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन था, डिस्टेंस, आपने उसको बदल दिया, तब कैपेसिटेंस बदल सकता है। या फिर जो हमने प्लेट्स ली है उन प्लेट्स का सरफेस एरिया बदल दिया, तब भी कैपेसिटेंस बदल सकता है। बट बैटरी के कनेक्ट करने से या बैटरी के डिस्कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, याद रहेगी ये बात। सो क्योंकि हमने मीडियम प्लेस करा तो इस वजह से कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सेकंड पॉइंट समझ आया? सो हमारे पास आंसर आ गया किसका? कैपेसिटेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्यन क्वेश्चन में ध्यान लगा बेटा। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा यहां से फॉर चार्ज, कि भाई चार्ज के लिए क्या करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है, Q किसके बराबर? CV के बराबर। एंड यहां से V किसके बराबर? Q बाई C। बट हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के कनेक्टेड रहने की वजह से क्या है? कांस्टेंट है। भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C के बराबर है, हाँ या ना? अगर ये दोनों देखे जाएं तो हम कह सकते हैं कि Q बाई C भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर Q बाई C कांस्टेंट है, इसका मतलब Q डैश बाई C डैश इज इक्वल्स टू Q बाई C। नाउ Q डैश डिवाइडेड बाय व्हाट इज C डैश? K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो Q डैश बाई C डैश इज इक्वल टू Q बाई C में आपने C डैश की वैल्यू रख दी, कितनी? KC इज इक्वल टू Q बाई C। यहां C से C कैंसिल, Q डैश इज इक्वल्स टू KQ। अब ध्यान से देखो, K भाई सेम पैटर्न पे बन गई, है ना? और K की वैल्यू 1 से क्या रहती है? बड़ी। इसका मतलब Q डैश विल बी ग्रेटर देन Q। हम कह सकते हैं द चार्ज विल इंक्रीज। जो चार्ज है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात। हमने हमारे कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा चार्ज करने के लिए, जब वो फुल्ली चार्ज हो गया तब भी हम लोगों ने वहां से बैटरी को नहीं हटाया। ठीक है, और इस दौरान हमने वहां मीडियम भी इंसर्ट कर दिया। तो ऐसा होने की वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस क्या करने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा। और चार्ज भी क्या करने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा। आया समझ या नहीं? पक्की बात है? चलिए जी, तो इसका मतलब हमें आंसर मिल गया किसका? चार्ज का। अब हम चलते हैं किसके पास बेटा? एनर्जी स्टोर। बहुत सिंपल बात है, देखो ध्यान से, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बेटा, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला? वेरी गुड दिवाकर, बताओ। बहुत बढ़िया, इट इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर। तो बेटा ये कौन बन गया हमारा? ओरिजिनल केस। अगर हमने लिखा नया केस, तो नया केस क्या हुआ? U डैश इज इक्वल टू हाफ C डैश V स्क्वायर, यही बनेगा। एंड व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी? अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि नई कैपेसिटी कितनी है? KC। अगर हमने इसे नए एनर्जी के फॉर्मूले में रखा बेटा, देखो ये रहा हमारा नए एनर्जी का रिलेशन, C डैश की जगह रख देते हैं, यहां पर इसकी जगह रख देते हैं, तो क्या बनेगा? इट इज हाफ KC V स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर K को सेपरेट कर लेते हैं तो कितना बना? हाफ ऑफ CV स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हमारी ओरिजिनल एनर्जी, आया ना? तो बेटा हमारे पास U डैश कितना आ गया? K टाइम्स ऑफ U। भाई फिर से K की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन
1, तो u डैश विल बी ग्रेटर देन व्हाट, u। तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड विल, जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। बताओ समझ आया नहीं आया। 4 पॉइंट, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने लगा, कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कांस्टेंट होने की वजह से जो नया चार्ज है वो क्या करने लगेगा, इंक्रीज, और जो नई एनर्जी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज। बात समझ आई, पक्की बात है। अब देखिए ध्यान से जरा, आपके पास एनर्जी स्टोर भी हो गया, आखिरी पॉइंट क्या बचता है बेटू, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बहुत सिंपल और सेम कंसेप्ट चलेगा जो बैटरी डिस्कनेक्टेड वाले में करा। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, गौर से देखो, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, ई नॉट बाय ई एम। देन व्हाट विल बी दिस ई एम, दिस इज ई नॉट बाय के। भाई 1 बाय के टाइम्स है, अगर 1 बाय के टाइम्स है तो बढ़ेगा या घटेगा, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ई एम इज लेस देन ई नॉट। दिस सिंपली मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity will decrease। समझ आया। 2 पॉइंट फिक्स कर लो, बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, हमने मीडियम डाला, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटेगी। ये 2 पॉइंट फिक्स रहेंगे। इन दोनों पॉइंट्स का ना बैटरी के कनेक्ट करने से या डिस्कनेक्ट करने से कोई रिलेवेंट रिलेशन नहीं है। इनके आंसर्स किस वजह से बदलेंगे, मीडियम की प्रेजेंस से या फिर मीडियम की एब्सेंस से। दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए आप लोगों को, श्योर हो। चलें आगे। और ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है बेटा आप लोगों की जब फाइनल एग्जाम में मिलती हैं, सो 3 नंबर के अंदर मिलती हैं। सो कंसेप्ट कमजोर नहीं रहना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ। बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ध्यान से रीड करो उसको। प्रॉपरली पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन क्या है आपके पास, सिंपल सी प्रॉब्लम है। कहता है एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जिनको आपने कैसे जोड़ा, सीरीज में, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना बेटा उन्हें, वी वोल्ट का। तो जरा ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लिए, ठीक, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो सबका कैपेसिटेंस कितना रहेगा, सी। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर। और हमने इन सबको सीरीज में कनेक्ट करके कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया बेटा, वी वोल्ट का, ठीक। अब एक बात याद करो, तुम लोगों को जब चैप्टर करा रहे थे तो सिखाया था, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल डिवाइड, द पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी। पढ़ा था ये चीज। आप एक बात सोचो, अगर आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया है, तो ये जो टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसमें से कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा, कुछ हिस्सा यहां जाएगा, इसी तरीके से एन नंबर ऑफ कैपेसिटर तक जाएगा, हाँ या ना। बट सारे के सारे कैपेसिटर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटी के। इसका मतलब हर एक कैपेसिटर पर कितना जाने वाला है, V by N, V by N एंड
v बाय n। बताइए ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने अपने कैपेसिटर्स को पोटेंशियल डिफरेंस देना शुरू किया तो हमारे हर एक कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस चला गया है वो कितना चला गया होगा? v बाई एन टू ईच कैपेसिटर। अब उसने कहा कि नाउ दे आर डिस्कनेक्टेड, ठीक। नाउ इफ दीज कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड एंड ज्वाइंड इन पैरेलल, आपने अभी डिस्कनेक्ट करा और कैसे कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। सो नाउ disconnected and then connected in parallel। सो देखिएगा बेटा, और इस तरीके से हमारे कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स? n नंबर ऑफ कैपेसिटर। भाई कैपेसिटी हर एक कैपेसिटर की कितनी है? c। और हर एक कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है फिलहाल? v बाई एन ऑन ईच। इस तरीके से। और आपको कहा गया कि इन सभी को आप लोगों ने कैसे कनेक्ट कर लिया है? पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। सो नाउ पूछता है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कि जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है इस पूरे कॉम्बिनेशन पर हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब एक चीज सोचो, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट। जितना एक पर है उतना ही दो पर होगा, उतना ही सब पर होगा। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ पैरेलल? v बाय n। इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पर कितना मिलेगा? v बाय n। हाँ या ना? समझ आया? पक्का क्लियर है? चले आगे। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी तरीके से है, ध्यान से पढ़िएगा। पहले नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ा था? सीरीज में। अब उनको कैसे जोड़ा है? पैरेलल में। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? v वोल्ट। सेम प्रॉब्लम है, ठीक। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। ये रहे हमारे पास हमारे कैपेसिटर्स, और ये हमारे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर। और इन सभी कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ हमने कैसे कनेक्ट किया बेटा? पैरेलल में। और इन सभी को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया बेटा? v वोल्ट। अब याद कीजिए, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द चार्ज विल वेरी, चार्ज वेरी करेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। भाई हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? c। क्योंकि सब के सब कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। तो जो तुम्हारी अप्लाइड वोल्टेज है वो इस वाले के पास भी v जाएगी, इस वाले के पास भी v जाएगी, इस वाले के पास भी v जाएगी। हाँ या ना? तो इसका मतलब हमारा हर कैपेसिटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले लेगा? v वोल्ट। अब उसने कहा कि नाउ disconnected, now disconnected and connected in series। हमने यहां से डिस्कनेक्ट किया और उन्हें कैसे जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया। अगर डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने उन्हें सीरीज में जोड़ा इस तरीके से, n नंबर ऑफ कैपेसिटर, हर एक की कैपेसिटी कितनी है? c। हर एक पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। अब उसने पूछा है कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर पोटेंशियल कितना होगा? इन केस ऑफ सीरीज व्हाट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज v1 प्लस v2 एंड अप टू vn। सो कितना? इट इज v प्लस v अप टू हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो इसका मतलब पूरे कॉम्बिनेशन पर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ v। बोलो हाँ या ना बेटा? समझ आई बात या नहीं?
दोनों प्रॉब्लम्स हो जाएंगी पक्का? श्योर है? कहीं डाउट आया बेटा? हाँ बिल्कुल। देखो पहले बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने की वजह से सबके पास कितना कितना गया, वी वोल्ट ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। हमने इन्हें हटाया और कैसे जोड़ दिया, सीरीज में। अब इस कैपेसिटर के पास कितना, वी वोल्ट, इसके पास भी कितना, वी वोल्ट, इसके पास भी कितना, वी वोल्ट। ऐसे ही हमारा जो nth कैपेसिटर होगा उसके पास भी कितना, वी वोल्ट। याद करो वो वाली क्लास जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा था। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो वहां पर हमने क्या लिखा था, दैट V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि हमने क्या बोला, सीरीज केस में देखो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिवाइड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है तो जितना यहां होगा यहां होगा यहां होगा, उन सब का सम किसके बराबर होगा, अप्लाइड वाले के। तो यहां हमें पता करना था कि ये कितना है, पूरे कॉम्बिनेशन पर कितना है, तो हमने क्या करा, सबको ऐड करा और कितना बन गया हमारे पास, n टाइम्स बन गया। वहां कितना बना था, 1/n टाइम्स बन गया, और यहां कितना बन गया, n टाइम्स बन गया। समझ आई बात? पक्का? चले आगे बेटा, आ जाओ अगली प्रॉब्लम देखो बेटा ध्यान से। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटू, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अक्षित, नियति, श्रुति, नूर, अभिमन्यु, बेटा यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हैं आप लोगों को अच्छे से? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो देखिए बेटा, अब ये अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। ठीक, क्वेश्चन समझ लेते हैं ध्यान से। एक शीट है जिसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल, और उसको हम लोगों ने कहां रखा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दिया है। कहता है व्हाट इफेक्ट हैज इट ऑन द कैपेसिटेंस इफ, अब कंडीशन है, कंडीशंस में बाद में चलते हैं, पहले हम ओरिजिनल सिचुएशन को तैयार करते हैं। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, अगर ओरिजिनली बात की जाए तो विदाउट एनी मीडियम की कहानी है। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा गया कि जो शीट ऑफ एल्यूमिनियम रखी गई है वो ऐसे कैपेसिटर में रखी गई जिसमें पहले मीडियम था? नहीं ना। तो इसका मतलब ओरिजिनल केस कैसा चल रहा है, इट इज विदाउट एनी मीडियम, वहां कोई मीडियम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये कैपेसिटी किसके लिए है, ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें की प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, डी, और प्लेट सरफेस एरिया कितना है, ए, और यहां किसी भी तरीके का कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कोई डाउट? पक्की बात है? अब उसने क्या कहा, इन प्लेट्स के बीच में हमने एक नेग्लिजिबल थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल को प्लेस कर दिया, बिल्कुल ठीक बीच में। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर अ कैपेसिटर? हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है? ठीक, दो प्लेट्स रहेंगी, एक प्लेट क्या होगी पॉजिटिव, एक प्लेट क्या होगी नेगेटिव। और मजेदार बात यह है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में किसी भी तरीके से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से कि वो क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए उसने क्या बोला, व्हाट इफेक्ट हैज इट ऑन द कैपेसिटेंस इफ द फॉइल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, इफ द फॉइल इज इलेक्ट्रिकली, भाई इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ,
हम लोग घर के अंदर वायर्स इस्तेमाल करते हैं। वो जो वायर्स होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, हाँ या ना भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास ये एक वायर कंसीडर करता हूं, ये एक वायर ली मैंने, इस वायर के अंदर आपके पास दो पीस ऑफ वायर निकलेंगे। क्या वो दो पीस ऑफ वायर जो होंगे वो अलग से इंसुलेटेड होंगे या नहीं होंगे? उन पे अलग अलग प्लास्टिक की लेयरिंग होगी। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है या एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है? एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब हुआ कि वहां पर उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। तो अब हमारे पास पहला केस, ये रही हमारे पास दो प्लेट्स ओरिजिनल वाली से, दिस इज द प्लेट, यहां नेमिंग कर लेते हैं। ये प्लेट एक्स है और ये प्लेट वाई है, प्लेट एक्स एंड दिस इज द प्लेट वाई। दोनों प्लेट्स के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है? डी। और बेटू हम लोगों ने यहां पर क्या रख दी है, एक ये क्या रख दिया आप लोगों ने? एल्यूमिनियम फॉइल, हाँ है ना। अगर एल्यूमिनियम फॉइल रख दी है हम लोगों ने बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना बना? ये डिस्टेंस कितना बना? d/2। और ये डिस्टेंस कितना बना? d/2। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हमने जैसे ही बीच में एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी, उस एल्यूमिनियम फॉइल ने उस पूरे अरेंजमेंट में जो पहले अकेला एक कैपेसिटर था उसमें कितने कैपेसिटर बना दिए? दो। सिर्फ कौन बदला? डिस्टेंस। प्लेट एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। तो मेरा एक कैपेसिटेंस ये बन गया और मेरा एक कैपेसिटेंस ये बन गया, और ये पूरा का पूरा ही मेरा क्या है? एक नया अरेंजमेंट, हाँ या ना। आदित्य समझ आया? अब जरा गौर से देखो, मैं इस C1 की वैल्यू को कितना लिखूंगा? दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए एंड d/2। तो ये कितना बना? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये वैल्यू आ गई। एज इट इज अगर मैंने इसकी वैल्यू लिखी तो कितनी बनी? एप्सिलॉन नॉट ए एंड d/2। तो ये कितना बना? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, हाँ या ना भाई। समझ आया नहीं आया? आपके पास C1 और C2 दोनों आ गए। अब जरा गौर से देखो, हम लोग हमारा जो ये वाला अरेंजमेंट है इसको किस तरीके से फर्दर ट्रीट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? देखो, ये रही प्लेट X, ये रही प्लेट Y, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन है? जो प्लेट X है और जो प्लेट Y है उनके बीच में कौन है? एल्यूमिनियम फॉइल। भाई मेरी एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो प्लेट X के साथ भी है और प्लेट Y के साथ भी है। सो द एल्यूमिनियम प्लेट, द एल्यूमिनियम फॉइल इज कॉमन टू बोथ। ये तो दोनों के लिए काम कर रही है। कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। तो मेरे दोनों कैपेसिटर्स, ध्यान से देखो, मेरे दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं, हाँ या ना? क्लियर हुआ? अगर सीरीज में कनेक्टेड है, सो व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? C नॉट। क्या मैं C1 को 2 C नॉट लिख सकता हूं? क्या मैं C2 को 2 C नॉट लिख सकता हूं? कर सकते हैं? अगर C1 और C2 मेरे पास वैल्यूज आ चुकी है, अब हम यहां रख देते हैं, ठीक। सो ध्यान से देखो और सोचो, द न्यू कैपेसिटी, that is the net capacitance, will be equal to what? C1 C2 divided by C1 plus C2। बेटा रीडिंग्स रखी 2 C नॉट इंटू 2 C नॉट डिवाइडेड बाय 2 C नॉट प्लस 2 C नॉट। कितना बना? 4 C नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 C नॉट। कैंसिल कर लो मेरे प्यारे बच्चों। what will be the new capacity? C नॉट। and what is the C नॉट? ओरिजिनल।
इसका मतलब द न्यू केस विल बिहेव सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर हमने पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक एल्यूमिनियम फॉइल को प्लेस कर दिया और वो फॉइल कैसी है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दोनों डिस्टेंसेस को, मतलब पूरा जो डिस्टेंस है उसे क्या कर देगी, आधे आधे में बांट देगी। हमारे पास दो कैपेसिटर तैयार हो जाएंगे और वो दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। और जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा कि नया कैपेसिटेंस किसके बराबर है, ओरिजिनल के, वहां कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ आया ये सिचुएशन, पक्का कर पाएंगे अच्छे से। अच्छा, ये तो था पहला हिस्सा कि आपकी जो फॉइल है, जो एल्यूमिनियम फॉइल है, वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, आपने उसको किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं रखा। बट अगला केस अगर आप गौर फरमाएं, थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा कहता है द फॉइल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग वायर। आपने अब एल्यूमिनियम फॉइल को दोनों में से किसी एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर लिया, एक वायर के साथ। तो जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा बेटू। सेकंड केस, ये रही हमारी दो प्लेट्स, जो सिचुएशन उसने बोली है उसको इस तरीके से बना लेते हैं बेटा। ओरिजिनली हमारी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। ये हम लोगों ने यहां डाल दी अपनी एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक, और हमने अपनी एल्यूमिनियम फॉइल को अपर प्लेट के साथ एक वायर के साथ ऐसे जोड़ दिया। अब मुझे आप सिर्फ ये बताइए, कैपेसिटर का आइडेंटिफिकेशन क्या था, दोनों प्लेट्स के बीच में किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होगा। और अब भाई ने क्या करा, वायर से जोड़ दिया, तो ये हिस्सा तो कोई कैपेसिटर बनेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा रहा। और इस हिस्से में प्लेट एरिया में कोई चेंज नहीं, बट डिस्टेंस कितना है, d/2। So now what about the new capacitance? It is epsilon naught A and d/2. So what will be the new capacitance? It is 2 times of epsilon naught A by D. And what is epsilon naught A by D? This is the original. So we can write C new is 2 times the C original. अब जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। पहले वाले में क्या रहेगी, सेम, और इस वाले केस में क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। समझ आई बात या नहीं, क्वेश्चंस क्लियर हुए अच्छे से, पक्की बात है। बढ़े आगे बेटा, चलिए जी, लेट्स ट्राई दिस वन। यहां से क्वेश्चंस थोड़े से और इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है बेटा। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग बेटा। क्वेश्चन पढ़ा बेटा। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, the equivalent capacitance of the network and the energy stored। अच्छा, यहां से मतलब अभी ये वाला क्वेश्चन है और जो यहां से आगे वाले क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सीरीज पैरेलल को सीखेंगे, बट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की प्रॉपर अलग से क्लास होगी आप लोगों को, ठीक है। एंड शायद से हम नेक्स्ट क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग से देखेंगे। तो अब यहां पर वो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट चलेगा, तो ध्यान देना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, एक बार सर्किट को थोड़ा सा इधर बना लेता हूं अलग से, प्रॉपरली नजर आ जाए हम लोगों को इस तरीके से। आपके पास ये सर्किट दिया गया है बेटा,
12 वोल्ट, C1, C2, C3, और आपको बोला गया आइडेंटिकल कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटी कितना 6 माइक्रोफेराड। तो यहां से C1 कितना 6 माइक्रो, C2 कितना 6 माइक्रो, और C3 भी कितना 6 माइक्रो, तीनों बराबर कैपेसिटी है। डन है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का बी पार्ट जो है उसे सॉल्व करें। ठीक, सीरीज और पैरेलल का बहुत ही सरल सा कंसेप्ट था। अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से जुड़ी है तब तो क्या है सीरीज। एक कैपेसिटर की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव से जुड़ी है तो वो क्या है सीरीज। बट अगर दोनों की पॉजिटिव एक साथ है और दोनों की नेगेटिव एक साथ है तो वो क्या है पैरेलल। हाँ या ना। अब सर्किट को गौर से देखो, हम लोगों ने क्या करा भाई, ये हमारे सेल का पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव से हमारी C1 की ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव से C3 की ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। हाँ या ना। देखो ध्यान से समझना बेटा, फिर बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से अगर देखा जाए तो C2 की ये राइट साइड वाली नेगेटिव हो गई और C3 की जो लोअर प्लेट है ये नेगेटिव हो गई। डन है। अब जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव से यहां कौन इंड्यूस हुआ नेगेटिव, और नेगेटिव से यहां कौन इंड्यूस हुआ पॉजिटिव। अगर गौर से देखा जाए C1 की नेगेटिव C2 की पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई। हमने क्या कहा था, अगर एक की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है तो वो कैसा कॉम्बिनेशन सीरीज। तो फिलहाल हम कह सकते हैं नाउ C1 and C2 they are connected in series। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है सो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसको लिख लेते हैं C12। भाई फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर दोनों सीरीज में थे तो नेट कैपेसिटी कितनी लिख ली C12 लिख ली। तो C12 को क्या मैं ये लिख सकता हूं C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर देखा जाए भाई 6 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड 36 माइक्रो, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफेराड प्लस 6 माइक्रोफेराड इट इज 12 माइक्रो। भाई एक ये चला गया और एक ये चला गया तो आपका C12 कितना आ गया 3 माइक्रोफेराड। हाँ या ना, बात समझ आई। अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन चुका है C12। नाउ C12 का पॉजिटिव C3 के पॉजिटिव से और C12 का नेगेटिव C3 के नेगेटिव से। हाँ या ना। अगर दोनों मतलब ये पूरा एक कैपेसिटर बन गया, अगर दोनों कैपेसिटर के पॉजिटिव एक साथ है और दोनों की नेगेटिव एक साथ है तो कैसा कॉम्बिनेशन पैरेलल। तो क्या हमारा ये कहना सही नहीं होगा नाउ C12 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो व्हाट अबाउट द नेट कैपेसिटी इट इज C12 प्लस C3। भाई C12 कितना 3 माइक्रो और C3 कितना 6 माइक्रो। व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटी इट इज 9 माइक्रोफेराड। आया समझ पक्का। देखो बहुत बेसिक सा है, अभी क्योंकि कोशिश कर रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली आपको इतना समय नहीं लगेगा, एक बारी में पकड़ में आएगा कि कहां सीरीज है और कहां पैरेलल है। आई बात समझ। गलती से बचने का सबसे सही तरीका यही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को देख लें, तो वहां से कभी भी कोई गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल। एकदम बढ़िया सर्किट जाएगा आपका और एक तरीके से चला जाएगा। समझ आ गई बात।
तो ये हो गया तुम्हारा बी पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब तुम क्या कर सकते हो, सी पार्ट निकाल सकते हो यहां से। भाई कैसे, देखिए, अब उसने बात करी किसकी, एनर्जी स्टोर। व्हाट इज द फॉर्मूला, it is half of cv square. Now energy will be half into c, it is 9 माइक्रो, ये हो गया आपका 9 माइक्रो इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर कितना है 12 वोल्ट, इसका स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 144, इसे सॉल्व आउट कर लीजिएगा, एनर्जी आ जाएगी इतने माइक्रो जूल। बताओ समझ आया नहीं आया, तो आपके ये दो पार्ट्स हो जाएंगी बी और सी, that what is the equivalent capacitance and the total energy। अब बात किसकी आती है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत सिंपल है, आराम से और ध्यान से देखना। आपका जो सर्किट है, देखिए बेटा, ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा था, ट्वेल्व वोल्ट, C3, C1 एंड C2। हमने क्या कहा था, C12 एंड C3 ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, एंड पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट। सो मेंशन करो कि C12 एंड C3 they are connected in parallel, and in parallel the voltage remains constant। भाई अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ जो 12 वोल्ट है वो C3 पर भी जाएगा और यही 12 वोल्ट पूरे C12 पे भी जाएगा, हाँ या ना। तो मैंने लिख दिया यहां पर कि वोल्टेज ओवर C12 is 12 volt and voltage over C3 is 12 volt, हाँ या ना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको C3 का पोटेंशियल पता लग गया, अगर C3 का पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो Q is equal to CV, then Q on C3 will be C3 into the voltage on C3। Now what is C3, it is 6 micro, and what is the voltage on C3, 12 volt, so 12 6 72 micro coulomb। ये चार्ज आ गया कौन से कैपेसिटर का, C3 का। समझ आई बात, पक्का क्लियर हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास अब कौन बच जाता है, C1 और C2। हमने क्या कहा, ये पूरा का पूरा C12 और ये C3 दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या थी, सेम। अगर वोल्टेज सेम थी इसका मतलब इस पूरे पर भी कितनी होगी, 12 वोल्ट। क्या हमने C12 का वैल्यू नहीं निकाला, चेक करो देखो, व्हाट इज C12, इट इज 3 माइक्रोफेराड। हमने यहीं से इस वैल्यू को पकड़ा, यहां इस्तेमाल करा। सो देखो ध्यान से, what is Q, CV, then what is the charge on 23 will be C23 into voltage of C23। now what is capacitance of this, it is 3 micro, and what is the potential 12, कितना मिला 36 माइक्रो कूलम। सीरीज, भाई दोनों कैसे हैं, सीरीज में, एंड सीरीज में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। सो मेंशन करो, बिकॉज इन सीरीज चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पूरे पर होगा उतना ही C1 पर भी होगा और उतना ही C2 पर भी होगा। सो इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज, ये 1 2 है ना,
तो यहाँ पे हम एक मिनट इसको हम पूरा करेक्ट कर लेते हैं। हमने रीडिंग से ना ये पैटर्न गलत लिख दिया 2 3 वाला, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कर देते हैं। देखो ध्यान से, सो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन C12 will be capacitance of C12 into the voltage of C12. Now what is the capacitance of C12? It is 3 micro and what is the voltage? 12. So कितना बना, 36 माइक्रोकूलम। और क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है इसका मतलब जो C12 का चार्ज है वही किसका चार्ज होगा, C1 का, और वही किसका चार्ज होगा, C2 का भी रहेगा। आया समझ? So this is how we can find out what the charge on each, and in the same way we can find out the potential difference on each also. एक प्रॉब्लम ऐसी भी आएगी जिसमें कि वो कहेगा कि हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकालो और हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालो। समझ आया? अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? तो इसी बात पे अगली प्रॉब्लम, यहां हमारे पास एग्जाम में एक सर्किट देगा बेटा हमें, तो फिलहाल मैं आपको यहां बना के दे देता हूं। इस तरीके से है बेटा, 12 वोल्ट, X is having air and Y is having a medium। क्लास तब तक चलेगी जब तक न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं हो जाएंगे। हाँ, यू कैन लीव, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े बेटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जब ये हमारे पास बोर्ड्स में आया है ना, तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर मिला है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो कहता है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं एक्स और वाई, उनका प्लेट सेपरेशन क्या है, सेम। मतलब जो डी का वैल्यू है वो क्या चल रहा है, सेम, और जो प्लेट एरिया है वो भी क्या है, सेम। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एक्स है उसमें कौन है, एयर, बट वाई में एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी दिस इज एप्सिलॉन आर, यही क्या होता था कि दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो कहता है एक्स में तो एयर है बट वाई में एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 4। अगर नेट कैपेसिटी कितनी है आपके पास, 4 माइक्रोफैराड, तो पता करना है एक्स और वाई इंडिविजुअली इनकी कैपेसिटी कितनी होगी। सो देखो समझो ध्यान से, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट पकड़ रहे हैं बेटू। देखिए अगर हम लोग देखें विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, जब विदाउट एनी मीडियम लिखते हैं तो हम लिखते हैं सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये चलता है हमारे पास। अब आप जरा सोचिए हमारा ये फॉर्मूला दोनों में से किसके लिए काम करेगा, एक्स के लिए या वाई के लिए, एक्स के लिए करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दैट सी नॉट दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज बेसिकली कौन है, सी एक्स है, डन है। अगर हम बात करें विद मीडियम, तो बेटा जी याद करो अभी भी हमने थोड़ी देर पहले भी यूज किया है, सी एम इज व्हाट, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। भाई सिर्फ मीडियम ही तो डाला, प्लेट सेपरेशन सेम है और प्लेट एरिया भी सेम है, तो हमने एरिया और डिस्टेंस इनको चेंज नहीं करा। जब हमने एरिया और डिस्टेंस को चेंज नहीं करा तो ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसकी जगह कौन आ सकता है, एक्स आ सकता है, और मीडियम अगर डाल दे रहे हैं तो मीडियम वाला केस कौन है, वाई। तो मैं लिख सकता हूं सी वाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एक्स, एंड व्हाट इज के, 4। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सी वाई इज 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स, हाँ या ना। पहला पॉइंट समझ आया। अब दूसरी चीज, हमारे दोनों कैपेसिटर्स ध्यान से देखो, सी एक्स
and Cy. Both are connected in. And what about the net capacity? 4 माइक्रोफेराड. तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं that C net is equal to Cx into Cy divided by Cx plus Cy. Now what is C net? It is 4 micro. What is Cx? As it is. What is Cy? 4 times of Cx divided by Cx plus what is Cy? 4 times of Cx. इसे रिजॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से. 4 माइक्रो, यहां से ये तो कैंसिल ही कर दीजिए. ठीक है भाई, ये कितना हो गया मेरे पास? 5Cx. शिफ्ट करा, 5Cx माइक्रो इज इक्वल टू यहां से Cx इंटू Cx. तो Cx कितना बन जाता है? इट इज 5 माइक्रो फेरा. हाँ या ना? बात समझ आई? अगर Cx की ये वैल्यू हमने यहां यूज कर ली, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, using Cx is equal to 5 microfarad in equation number 1, then what will be Cy? यहां पुट अप करो तो Cy कितना आ गया बेटा? सॉरी, इट इज 20 माइक्रोफेराड. समझ आया? क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर हुआ कि हम Cx और Cy कैसे निकालेंगे. एकदम बेसिक है. चले आगे. अब जरा सेकंड पॉइंट पढ़ो ध्यान से. कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई. भाई सिंपल सी बात कह रहा है, हमें पता करना है एक्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और वाई पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो देखो ध्यान से समझिएगा. बी पार्ट के लिए हम जानते हैं Q इज इक्वल टू व्हाट? CV. तो बेटा नेट चार्ज कैन बी रिटन एज नेट कैपेसिटेंस इनटू द नेट अप्लाइड वोल्टेज. तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज? नेट कैपेसिटेंस जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है 4 माइक्रोफेराड एंड अप्लाइड वोल्टेज अवेलेबल है कितनी? 12 वोल्ट. तो यहां से हमारा नेट चार्ज कितना आ गया? 48 माइक्रोकूलम. हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, आपका जो x और y कैपेसिटर है, ये x और y दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में. अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है. करते हैं इसको इस्तेमाल. नाउ Cx एंड Cy कनेक्टेड इन सीरीज. अगर ऐसा है तो चार्ज विल रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब जो आपका नेट चार्ज है वही चार्ज एक्स पर भी होगा और वही चार्ज वाई पर भी होगा. अगर Q इक्वल टू CV है तो V को आप क्या लिख सकते हो? Q बाई सी. और अगर V को आपने Q बाई सी लिखा तो आप Vx को कितना लिखेंगे? Q बाय Cx. और Vy को कितना लिखेंगे? Q बाय Cy. भाई क्योंकि चार्ज क्या है आपका? कांस्टेंट चल रहा है. तो इसका मतलब दोनों जगह कितना रहेगा? 48 माइक्रोकूलम. अगर वैल्यू पुटअप की गई तो वोल्टेज ओवर द प्लेट ऑफ एक्स विल बी व्हाट? ये कितना हो गया? 48 माइक्रो. कैपेसिटी ऑफ एक्स चेक करो कितनी आई थी बेटा? 5 माइक्रो. रिप्लेस करो, दिस इज 5 माइक्रो. अगर सॉल्व आउट किया, देखो ध्यान से, माइक्रो से माइक्रो चला गया और ये हो गया 9.6 वोल्ट. क्लियर है? अब एज इट इज यहां करो. व्हाट इज द वोल्टेज ऑन वाई? 48 माइक्रो एंड कैपेसिटी कितनी थी बेटा? 20 माइक्रो. तो वोल्टेज ऑफ वाई कितनी आ गई? 2.4 वोल्ट. समझ आया? क्लियर हुआ?
अब जरा ध्यान से देखो, सीरीज में हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, जितना पोटेंशियल यहां होगा और जितना पोटेंशियल यहां होगा, दोनों का सम किसके बराबर, अप्लाइड वोल्टेज के। सो चेक इट आउट, दोनों का सम 12 वोल्ट बन रहा है। अगर ये नहीं वेरीफाई हुआ, अगर ये मैच नहीं हुआ, तो आपकी पिछली रीडिंग्स गलत है, फिर ध्यान रखना। स्टे अटेंटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ? अगर ये ऐड करके 12 वोल्ट नहीं आया, तो आपने अब तक जितना भी कर रखा है ना, ये सारा गलत है, फिर आपका दोबारा करना शुरू कर देना। तो इसलिए ध्यान से समझो, अटेंटिव रहो, ठीक है? क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना, ठीक भी करना है, उसको बिल्कुल तरीके से निकालना है कि पहली बारी में एकदम सही और एकदम सटीक आंसर आए आपके पास। चले आने, अब पहला पार्ट हो गया, दूसरा भी हो गया, लगे हाथ। तीसरा पार्ट ध्यान से क्या कह रहा है बेटा, रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। सिर्फ मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्यू स्क्वायर बाय, क्यों? क्योंकि सीरीज में है, और सीरीज में चार्ज क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। सो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी पार्ट, क्योंकि सी एक्स एंड सी वाई कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c। देखो दिवाकर बेटा प्लीज अटेंटिव रहो, जो चार्ज है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। जब रेशो लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी एक्स ओवर एनर्जी वाई। देखो कैपेसिटी के साथ कैसे वेरिएशन है, इनवर्स, क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई 2 तो फिक्स रहेगा, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, सी वाई बाई सी एक्स, हाँ है ना? और बेटा जरा याद करना, अभी करा था ना, सी वाई इज व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स डिवाइडेड बाई सी एक्स। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 4:1। समझ आया या नहीं आया, पक्का क्लियर हुआ? इस तरीके से सुंदरता के साथ, स्वच्छता के साथ अटेम्प्ट करो, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ध्यान रखो, समझे? तैयारी कितने के लिए कर रहे हो, 60-70 के लिए नहीं कर रहे हो, 90-91 के लिए भी नहीं कर रहे हो, 93-94 के लिए भी नहीं कर रहे हो, कितने के लिए कर रहे हो, 100 के लिए कर रहे हो। ध्यान रखो, समझे? अगर तुम टारगेट ही ये ले, भाई हमें तो 70 लाने हैं, हमें तो 80 लाने हैं, मजा नहीं आएगा। कम से कम तैयारी तो 100 वाली करो, फिर देखते हैं कितने आते हैं, हाँ है ना? अब तुम पहले ही सोच के चल रहे हो माइंड में, यार चलो बस 90 तक ले आते हैं, नहीं, पूरा समय आपके पास, अभी 5 से 6 महीने हैं आपके पास, वो 5 से 6 महीने डटकर मेहनत करनी है। जितना भी समय है वो अपने सब्जेक्ट्स को देना है, रादर देन फैमिली, रादर देन फ्रेंड्स नहीं। तो सारा का सारा समय किसको देना है, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को, थ्योरी को, कंसेप्चुअल पार्ट को, उसे दो समय, ठीक है? और फिर देखो फ्रूटिव रिजल्ट्स निकलते हैं या नहीं निकलते। अब तुम समय दे रहे हो रिश्तेदारों को, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, जो चीजें तुम्हें मजबूत करनी थी वो भी नहीं हो पा रही। और वही रिश्तेदार होंगे, रिजल्ट वाले दिन फोन करेंगे, हेलो हाँ जी कैसा रहा रिजल्ट, मैं तो पहले ही कह रहा था पढ़ता नहीं आपका बच्चा, आप बिना वजह पैसा बर्बाद कर रहे हो इसका, 2 गाय भैंस दिलाओ इसे, डेयरी खुलवाओ और दूध का काम शुरू करा दो इसका। ये वही रिलेटिव्स होंगे, समझे? तो इन सब चीजों से हट जाओ, कोई काम नहीं आने वाला। सिर्फ क्या काम आएगा, आपकी अपनी मेहनत, समझे? और सिर्फ इतना ध्यान रखो, पेरेंट्स बहुत एफर्ट लगा रहे हैं आप लोगों को एक अच्छी जगह पर सेटल्ड देखने के लिए, हाँ है ना? तो बस इतना ध्यान रखो और मेहनत करो गजब तरीके से, बढ़िया रिजल्ट लाओ, ठीक है? इन रिटर्न आप पेरेंट्स को सिर्फ यही दे सकते, पैसा तो कितना भी कमा के दे देना, वो कभी बराबरी नहीं कर पाएगा, ठीक है? बट इन रिटर्न जो बढ़िया चीज, जो बढ़िया खुशी उन्हें मिलेगी, वो आपकी सक्सेस से मिलेगी। और वो सक्सेस भी ऐसी वैसी नहीं, कुछ धमाकेदार होनी चाहिए, कुछ बढ़िया होनी चाहिए। क्यों दिवाकर भाई, है ना? शादी वादी करनी है ना, अब मान लड़की वाले आए, तो लड़की वालों ने वहां पे क्वेश्चन दे दिया, कह रहे चल दिवाकर सॉल्व करके दिखा,
और अगर नहीं हुआ तो फिर, और मैं वही हूं, मैं भी वही हूं और मैंने कर दिया, तो फिर रिश्ता किसका पक्का हो जाएगा? अब मैं क्या ही करूंगा, मेरे तो हो रखा है? बट अच्छा ही लगेगा ना। तो देखो चांस तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सो नहीं, चांस नहीं छोड़ूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, नो, मेरे तो पेपर साइन हो रखे हैं पहले, बट क्वेश्चन तो सॉल्व कर दूंगा ना मैं। तो सही देखो, दिमाग में रखे, सही बात। तो मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। विद्यार्थी जीवन में यार एक ही तो काम है, मेहनत करो। इसके अलावा और क्या करना है? कुछ भी नहीं। क्या पेरेंट्स तुमसे ये कह रहे हैं तुम पैसा कमा के लाओ? नहीं ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एक ही काम है, पढ़ाई करनी है। कपड़े नहीं धोने, बर्तन नहीं मांजने, पानी नहीं भरना, कुछ भी नहीं। आप शांति से अपनी नोटबुक्स उठाओ, अपना पेन उठाओ, लगे रहो प्रैक्टिस करने में। मैं वादा कर रहा हूं, कोई पेरेंट आपसे ये नहीं कहेगा कि बेटा जा ये काम कर ले। उन्हें दिखेगा कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। अब मान लो तुम मेहनत कैसे कर रहे हो, 1 घंटा बैठ रहे हो और उस 1 घंटे में हर 10 मिनट बाद तुम पानी पीने के लिए उठ रहे हो, हर 2 मिनट बाद तुम वॉशरूम जा रहे हो, हर 10 मिनट बाद तुम फोन चेक कर रहे हो कि बाबू का मैसेज आया नहीं आया, बेबी ने खाना खाया, बेबी सो तो नहीं गया। ये सब चीजें बेकार है बेटा, समझे? सिर्फ क्या काम आने वाला है? बाबू बेबी कोई नहीं आएगा, क्या काम आएगा? सक्सेस। क्या पैसा? अरे पैसा भी तो तभी आएगा जब बढ़िया वाली सक्सेस होगी। या कहीं वो प्लानिंग करो कि चलो आज भाई ये वाला एटीएम लूट के आते हैं, आज इस वाले बैंक से लोन लेके फरार। नहीं, वो वाला काम नहीं करना है ना। पैसा कमाने का बहुत अलग अलग रास्ते हैं, बट ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें कि आपको देख करके, आपकी पर्सनैलिटी को देख करके 4 लोग आपके बारे में पॉजिटिव तरीके से बात करें और दूसरे लोगों को पॉजिटिव तरीके से बताएं, है क्या नहीं? अब मान लो कोई बता रहा है कि भाई शौर्य नाम का लड़का था फलाने बैंक से कितने करोड़ का लोन लेकर के फरार घूम रहा है, गड़बड़ हो जाएगी ना। पैसा कमाना है, बट कैसे कमाना है? उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना है। स्किल कब डेवलप होगा? जब आप चीजों को सीखने की पेशेंस रखेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे से। अब 1 घंटे की क्लास में ही देखो दिवाकर नींद आने लगती। दिवाकर क्यों? दिवाकर अब यहीं पे मैम पढ़ा रही होती, लंबे लंबे बाल, दिवाकर कहता है मैम 2 क्वेश्चन और करा दो, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं करा रहा हूं तो कह रहा बस भाई से करा के छोड़ दे। मैं छोड़ूंगा तो नहीं। चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवाकर नाउ फीलिंग गुड? अब ये बातें करा लो तुमसे, पढ़ाई मत कराओ। चलो ध्यान से देखो, सर्किट क्या है बेटा? आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नेट चार्ज एंड द नेट एनर्जी। अब पहले तो सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैं सर्किट बना देता हूं यहां पे एक बार। सीरीज और पैरेलल पता करने का सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप लोग क्या करें बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके देखें, पॉजिटिव कहां है और नेगेटिव कहां है, वहीं से आपको पता लग जाना है। यहां आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बेटा? 100 वोल्ट। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें ना जो हमारी जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसमें कुछ नेमिंग कर लेते हैं। मान लो ये मैंने कर दिया C1, ये कर दिया बेटा C2, ये कर दिया हमने C3, ये कर दिया हमने C4 और ये कर दिया हमने C5। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का बेहतरीन तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल जहां जुड़ा हुआ है वहां से पॉजिटिव ले जाओ, नेगेटिव जहां जुड़ा है वहां से नेगेटिव ले जाओ। अब देखो ध्यान से, सामने ध्यान होना चाहिए सभी का। देखो पॉजिटिव यहां से इधर आएगा, यहां से इधर आया, इसने C3 की ये वाली प्लेट पॉजिटिव करी, C2 की ये वाली प्लेट पॉजिटिव करी और C1 की ये वाली प्लेट पॉजिटिव करी। ध्यान से देखो, क्या इसके अलावा यहां से पॉजिटिव चार्ज C1, C2, C3 इससे आगे कहीं जा सकता है? नहीं ना, हम रुक जाते हैं यहीं पर, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहां से नेगेटिव,
ये नेगेटिव इधर आएगा, यहां से C5 प्लेट को नेगेटिव करा, इधर गया, C4 की प्लेट को नेगेटिव करा, इधर आया, C3 की प्लेट को नेगेटिव। डन है? क्या यहां से आगे नेगेटिव कहीं जा पा रहा है? रुक जाते हैं हम भी। जितना सर्किट अभी हमारा तैयार हुआ है ना, यहां पे सिर्फ इतने को रीड्रॉ करो, सिर्फ इतने पोर्शन को, और देखो C1 और C2, ध्यान से देखो, C1 और C2 दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स, अभी C3 को नहीं देख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? C1 और C2 दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, लगा देते हैं हम लोग C1 C2, और दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स, दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ है, सामने ध्यान देना। फिर यहां पर देखो C4 और C5 दोनों की नेगेटिव प्लेट्स एक साथ है, आप लोग भी करिए। C4 और C5 दोनों की नेगेटिव प्लेट्स एक साथ है, आया ना? और ध्यान से देखो, जहां पर C1 की पॉजिटिव और C2 की पॉजिटिव है, ठीक, वहीं पर C3 की पॉजिटिव भी है, और बिल्कुल उसी तरीके से जहां C4 और C5 की नेगेटिव है, जहां C4 और C5 की नेगेटिव है, वहीं C3 की भी नेगेटिव है, हाँ या ना? C3 पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां C1 और C2 की पॉजिटिव है, वहीं C3 की भी पॉजिटिव है। चलिए ले आते हैं, और जहां C4 और C5 की नेगेटिव है, वहीं पर C3 की भी नेगेटिव है। इतना हिस्सा रीड्रॉ करा, डन है? अब वापस चलो और देखो बेटा ध्यान से, पॉजिटिव से यहां कौन आया? नेगेटिव C2, पॉजिटिव से यहां कौन आया? C1 और C2 दोनों की नेगेटिव प्लेट एक साथ है, C1 और C2 दोनों की नेगेटिव प्लेट्स एक साथ है। नाउ C4 ये पॉजिटिव हुआ, C5 ये पॉजिटिव हुआ, दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ है, C4 पॉजिटिव, C5 पॉजिटिव, दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ है। C1 C2 का जहां नेगेटिव जुड़ रहा है और C4 C5 का जहां पॉजिटिव जुड़ रहा है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब बताओ क्या सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा? ये दोनों और पैरेलल, ये दोनों सीरीज, और फिर वो पूरा इसके साथ। समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि यार क्या ही सर्किट है, पर आराम से पेशेंस के साथ, ये नहीं कि आप एकदम से पॉजिटिव नेगेटिव करना शुरू कर दिया, नहीं, आप पॉजिटिव पोटेंशियल जहां पर है वहां से चार्ज सप्लाई करो, जहां तक पॉजिटिव पहुंच रहा है वहां तक पहुंचाओ, ठीक है? फिर रुको, फिर दूसरी साइड से किसको लेके जाओ? नेगेटिव को, नेगेटिव जहां तक जा रहा है वहां तक लेके जाओ, फिर रुक जाओ, उतने हिस्से को प्लॉट करो और फिर इंडक्शन शुरू कर दो, फिर कनेक्ट करना शुरू करो, फाइनल सर्किट आराम से बनेगा। क्लियर हुई बात? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले सबकी कैपेसिटी देख लो, C1 और C2 ये दोनों कितने कितने? 3 माइक्रो। बेटा समझ लो पहले, C4 and C5, this is 1 micro and this is 3 micro, और इधर ये वाला अपना कहां पे? ओके, सो दिस वन इज 2 माइक्रो, अभी ठीक है भाई, और ये वाला हमारा 2 माइक्रो। डन है? ठीक, मैं सर्किट्स को थोड़ा सा छोटा कर लूं जगह बनाने के लिए। बेटा नजर आएगा अच्छे से? कोई दिक्कत? रीडेबल है ना? ओके, नाउ C1 and C2, now C1
एंड C2 कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट ऐड करना है ना। सो जब डायरेक्ट ऐड करना है तो हमने लिख लिया C12, तो C12 कितना बन गया हमारे पास? 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी तरीके से सेम वे में C4 एंड C5, तो सिमिलरली कितना दे रहा? C45, ये कितना हो गया बेटा? 3 माइक्रो। डन है। अब ध्यान से C12 एंड C45 कैसे कनेक्ट है आपस में? सीरीज में। मेंशन करो नाउ C12 and C45 they are connected in series. And what is the formula in series? दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो दोनों के सम से। तो देखो मैं इस पूरे को लिख लेता हूं C डैश। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी C डैश? इट इज C12 into C45 divided by C12 plus C45. What will be C dash? C12 6 micro into 3 micro divided by 9 micro, and that gives you how much? 2 microfarad. हाँ या ना बेटा? Now this C dash and C3 are connected in parallel. हाँ या ना? So now mention कर लेते हैं हम लोग C dash and C3. They are connected in parallel. अगर ये दोनों parallel में connected है बेटा, then what will be the net capacity? C dash and plus C3, and that gives you how much? 4 microfarad. I hope आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ हो। पक्का बेटा? So we need to find out the net charge. Net capacity आ गई। ठीक है, क्योंकि Q is equal to CV, then what will be the net charge? This is the net capacity into the net applied voltage. So what will be the net charge? The net capacity 4 micro into the net applied voltage 100, and that gives you 400 micro कूलर। आया समझ? इसके बाद उसने क्या बोला? नेट एनर्जी स्टोर। तो बेटा अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है फिलहाल, सो इधर कर देते हैं। व्हाट विल बी द एनर्जी? इट इज Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर हाफ CV स्क्वायर लगा लो, दोनों में से जो मर्जी लगा सकते हो। तो Q स्क्वायर बाय 2C अगर करते हो, सो व्हाट इज द चार्ज? 400 माइक्रो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज कैपेसिटी? 4 माइक्रो। इसको सॉल्व आउट करके जो भी आता है इतने जूल विल बी द आंसर फॉर योर एनर्जी स्टोर। सो बताइए, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ? कोई डाउट? उदय भाई पक्का? बहुत लेजी लक्की भाई को नींद आ रही है। आदित्य जी सर तो नहीं दुख रहा आपका अभी भी? अभी ठीक है पक्का? आदित्य का कॉल आया क्लास से 5 मिनट पहले, सर आई विल नॉट बी कमिंग टू द फिजिकल क्लास टुडे, मेरा सर दर्द हो रहा है। और भाई साहब आ रहे हैं एकदम चहचहाते हुए, बिल्कुल मौज मस्ती में। अगर आगे से सर दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, गैस बन रही है, बहुत मार लगेगी, ध्यान रखना बेटा, समझे? चलिए भाई यहां तक हो जाएगा अच्छे से? अच्छा हाँ मुलाकात कर लो, कोई बात नहीं। चले अगले क्वेश्चन में हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ध्यान से पढ़ें, रीड करें क्वेश्चन को प्रॉपरली। लाओ मेरे से बात कराओ। हेलो सर, मेरे पास ही है भी है। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। मतलब घर वालों को विश्वास नहीं है तुम लोगों पे। आदित्य क्या हुआ बेटा? यहां तक समझ आया नहीं है? पहले ये बताओ, यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर है आप लोग अच्छे से? चलें आगे। अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जब हम चैप्टर के अंदर वो डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक पढ़ रहे थे,
capacitance of the parallel plate capacitor with a dielectric slab. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने वहां पे भी किया है, आपको आंसर भी ध्यान होना चाहिए। अब वो तो ध्यान तब होगा जब आपने रिवाइज करा हो टॉपिक्स को। शौर्य जी कह रहे हैं हम तो रिवाइज ही नहीं करते हैं यार। चलो समझे हैं ध्यान से कैसे करना है। आंसर विल बी 8 मिलीमीटर। आंसर क्या आना चाहिए आपका? 8 मिलीमीटर आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो तुम सबकी पिटाई। ठीक है भाई, दिवाकर कह रहा है चीटिंग हो रही है हमारे साथ। क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ते हैं, ठीक है। देखो कहता है टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब ओरिजिनल सिचुएशन कोशिश करेंगे पकड़ने की, तो वहां प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है आपको? 4 मिलीमीटर। फिर कहता है आप लोगों से अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 मिलीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स with its faces parallel to them। देखो ओरिजिनल केस कुछ ऐसा है, ये रही प्लेट्स, ठीक है। जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मिलीमीटर। एंड देयर इज नो मीडियम, यहां कोई मीडियम ओरिजिनली नहीं है। अगर ओरिजिनली हमारे पास प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो मतलब सी नॉट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसा कुछ चल रहा है, हाँ या ना? अब आगे उसने क्या कहा? आगे उसने कहा नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। हम लोगों ने प्लेट्स के बीच में क्या इंसर्ट कर दी है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो वो एक नया केस बन गया। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3, जिसकी थिकनेस कितनी है? 3 मिलीमीटर। देखो ध्यान से, नाउ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3 एंड द थिकनेस इज 3 मिलीमीटर। और अब क्या बोलता है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड। मतलब जब आप इस वाले केस पर आ रहे हैं तो डिस्टेंस डी, जो ये वाला जहां पर जो डिस्टेंस है ना डी 4 मिलीमीटर, अब वो डी नहीं है, द डिस्टेंस इज एडजस्टेड। इसका मतलब नाउ द डिस्टेंस इज समथिंग न्यू। डन। और ऐसा करने से द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 2/3 ऑफ द ओरिजिनल। से इस केस का कैपेसिटेंस है Cm, ठीक है। तो जब डिस्टेंस एडजस्ट किया गया और यहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई तो मीडियम का कैपेसिटेंस 2/3 टाइम्स हो जाता है किसके? ओरिजिनल। इट बिकम्स 2/3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, हाँ या ना? ये सब चीजें क्वेश्चन में अवेलेबल है। और अब वो कहता है व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच का नया डिस्टेंस कितना होगा? आगे आंसर देखो ध्यान से, समझो बेटे सामने। नाउ Cm, ये वाला केस, दैट इज द कैपेसिटेंस विद द डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज द फॉर्मूला विद द डाइलेक्ट्रिक? एप्सिलॉन नॉट A। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? D डैश माइनस T 1 minus 1 by K, and this is equal to 2/3 times of original. What is original? Epsilon naught A by D। समझ आया या नहीं? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं बेटू, दोनों साइड से एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल। यहां से 3D को लेफ्ट ले आइए, 3D इज इक्वल टू इस हिस्से को 2 के साथ, हाँ कौन से वाला? ये वाला। देखो सुनो ध्यान से भाई, देखो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जहां उदय थोड़ा सा डाउट हुआ इसने तुरंत रोक करके पूछा, तो जहां दिक्कत आए वहां पूछ लेना एकदम से, ठीक है। ये जो मीडियम वाला केस है उदय बेटा, ये वाला केस, दिस इज व्हाट?
दिस इज विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के कितने केसेस थे? पहला विदाउट मीडियम, दूसरा विद एनी रॉ मीडियम, तीसरा विद कंडक्टिंग स्लैब और चौथा विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक, हाँ बेटू, हाँ आंसर इज 8 मिलीमीटर। मैच हुआ, बच गए पिटाई से, इसका मतलब वेरी गुड। सो जो ये हम मीडियम वाला कैपेसिटेंस लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। परंतु हमारे पास डिस्टेंस डी नहीं है, हमने डिस्टेंस बदल दिया, तो हमें यहां क्या करना पड़ेगा? डी डैश, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2 by 3 times C naught. What is C naught? Epsilon naught A by D. ये वाला केस समझ आया? आदित्यन क्लियर है बेटा? अब जैसे ही आप लोग कैंसिलेशन कर लेते हैं, फिर शिफ्ट कीजिए, तो ये बना 3D और यहां से इसे इधर लेके जाइए, तो ये कितना बना? 2 D डैश माइनस T 1 माइनस 1 बाय K। रीडिंग्स रखो, 3 इंटू व्हाट इज D? 4 मिलीमीटर, ये रखा 4 इज इक्वल टू 2 D डैश हमें पता करना है, माइनस थिकनेस 3 1 माइनस 1 बाय K दैट इज 3 अगेन। सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 12। और अगर हमने कैंसिल करा तो यहां कितना हो गया? 6। दिस इज D डैश माइनस ये कितना बना? 2 by 3। तो ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया? 2। देन व्हाट विल बी D? सॉरी D डैश, शिफ्ट करो एंड फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 8 मिलीमीटर। समझ आया या नहीं? पक्का? यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ? बढ़े आगे? श्योर? चलिए पहले मैं आपके यहां तक के क्वेश्चंस, चलिए पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से बेटा। सिंपल प्रॉब्लम है एकदम, बड़े आराम से निकल जाएगी बेटू। देखो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर। कहता है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम प्लेट एरिया बट हैज अ थिकनेस 3D by 4। बट थिकनेस कितनी है? 3D by 4। कहता है हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड? एकदम सिंपल सिचुएशन, देखो कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाउ कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज व्हाट? कैपेसिटेंस विद द मीडियम एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी एंड 1 माइनस 1 बाय के। ध्यान से देखो, आपके पास जो थिकनेस है वो कितनी दी गई है? ये रही, इट इज 3D by 4। अगर रिप्लेस करते हैं तो Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय d माइनस, इसकी जगह कितना करा? 3D by 4 1 माइनस 1 बाय के। बस अब इसे रिजॉल्व कर दो। सो देखो कितना बना? Cm एप्सिलॉन नॉट ए, यहां से d करा कॉमन, ठीक है 1। अब ध्यान से ये -3/4, -3/4 को अंदर एंट्री दो, सो कितना बनेगा? -3/4 एंड प्लस 3/4 के। नाउ टेल मी व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट a by d? That is C naught, capacitance without any medium. So because epsilon naught a by d is what? C naught। तो आपने रिप्लेस करा तो आपके पास Cm कितना बना बेटा? यहां से इट इज C naught डिवाइडेड बाय, इसको रिजॉल्व करो, 1 माइनस 3/4 कितना हो गया? इट इज 1/4 प्लस ये कितना हो गया? 3/4 के। यहां से 1/4 को कॉमन निकालो और अंदर एलसीएम ले लो, तो Cm इज इक्वल टू C naught, ये 1/4 आपने करा बाहर और अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? K प्लस 3 बाय K। हाँ या ना?
यहां से 4k को ऊपर ले जाओ तो व्हाट विल बी Cm, दिस इज 4k C0 एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 3, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर हो अच्छे से? पढ़े आगे हम लोग। चलिए अगली प्रॉब्लम देखिए। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक सर्किट मिलता है छोटा सा, कुछ इस तरीके से करके। C1 C2 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड एंड दिस इज 6 वोल्ट। और बेटा यहां पर आपके पास एक की लगी हुई है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है? इन द गिवन नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर इनिशियली द की इज क्लोज्ड। ओरिजिनली हमने की को क्या रखा है? क्लोज रखा है, ठीक है। नाउ द की इज ओपन, अब हम की को ओपन करते हैं एंड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब फाइनली हमने की को ओपन करा और की को ओपन करने के बाद दोनों कैपेसिटर्स में मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3। कहता है डिटरमाइन द न्यू कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर। हमें निकालना है नया, ठीक है। पहले पुराना पता करते हैं तभी तो नए पे जा पाएंगे, हाँ या ना? सो अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा ध्यान सामने होना चाहिए, पेन ड्रॉप कर दो और समझो ध्यान से। ओरिजिनल केस आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये आपका पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। यहां से C1 की ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और C2 की ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, ठीक। बिल्कुल ठीक इसी तरह से नेगेटिव, यहां से C1 की ये प्लेट नेगेटिव हो गई और C2 की ये प्लेट भी नेगेटिव हो गई। डन है? आदित्य ध्यान से बेटू, C1 C2 दोनों के पॉजिटिव एक साथ है और C1 C2 दोनों के नेगेटिव एक साथ है। अगर ऐसा है तो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। दिवाकर सीरीज कैसे? सीरीज कब होता? अगर एक प्लेट नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव प्लेट से है। यहां पर क्या है? दोनों पॉजिटिव एक साथ है और दोनों नेगेटिव एक साथ। आया समझ? सो नाउ C1 and C2 connected in पैरेलल। दोनों कैसे कनेक्टेड है हमारे पास? पैरेलल में। आज का लास्ट क्वेश्चन है अभी। आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया, ओके बच गए हम लोग। अच्छा लास्ट है, वैसे अभी 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, ठीक है। बट तुम्हारी हालत नहीं है आदित्य, तो ऐसा हो रहा है बस आत्मा बिल्कुल साथ बैठ जाएगी, शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग होगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की वेटेज में है, नुकसान मत करो, समझ लो ध्यान से, ठीक है। सो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, वोल्टेज ऑफ C1 कितनी? 6 वोल्ट। वोल्टेज ऑफ C2 भी कितनी? इसे ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है भाई। नाउ Q इज इक्वल टू CV, तो चार्ज ऑफ C1 वोल्टेज ऑफ C1, व्हाट इज C1? 1 माइक्रोफैराड। व्हाट इज द वोल्टेज? 6 वोल्ट। कितना बन गया?
6 माइक्रोकूलम, हाँ या ना? एज इट इज चार्ज ऑफ C2 इंटू वोल्टेज ऑफ C2 कितना बन गया? 6 माइक्रोकूलम। कोई डाउट? पक्का? इसको कर लेते हैं सेकंड। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमारे दोनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम जा रहा है, तो दोनों पर वोल्टेज कांस्टेंट, दोनों की कैपेसिटी भी सेम, तो एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। लिख लेते हैं हम लोग यहां पर, एनर्जी इज हाफ ऑफ CV स्क्वायर, एनर्जी ऑफ C1 हाफ इंटू 1 माइक्रो इंटू 36, तो एनर्जी ऑफ C1 कितनी आ गई? कैंसिल करा, 18 माइक्रोजूल, एंड सिमिलरली energy of C2 will be the same, माइक्रोजूल। पहले बताओ, जब तक हमारी की क्लोज रहेगी, ठीक है, उस सिचुएशन में चार्ज, पोटेंशियल एंड एनर्जी, समझ आया? पक्का? अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान देने वाली चीज है, नाउ की इज केप्ट ओपन। आपने की को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। और अब एक टाइम पे एक कैपेसिटर को पकड़ लेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैंने देखा फॉर C1 ओनली, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देख करके चल रहा हूं? C1 को। ध्यान से देखो सर्किट में, अगर तुमने अपनी की को ओपन कर भी लिया, तब भी C1 बैटरी के साथ जुड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ या ना? तो C1 के लिए मैं क्या कंसेप्ट लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। नाउ for C1 the cell or the battery remains connected, और जब सेल या बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा? कांस्टेंट हो जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब C1 का नया पोटेंशियल डिफरेंस विल बी C1 का ओरिजिनल वाला। और जरा गौर से देखो, C1 का ओरिजिनल कितना था? 6 वोल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि C1 पर अभी भी कितना रहने वाला है? 6 वोल्ट। हाँ या ना? क्लियर हुआ? उसने क्या कहा? नाउ द की इज ओपन एंड अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब हम लोगों ने क्या करा यहां पर? नाउ मीडियम इज प्लेस्ड। अगर मीडियम प्लेस कर दिया गया तो Cm विल बी इक्वल टू व्हाट? Kc नॉट, वेयर Cm इज व्हाट? द न्यू वन, एंड C नॉट इज व्हाट? द ओरिजिनल वन। तो हम क्या लिखेंगे? C1 नया वाला K टाइम्स द C1 ओरिजिनल। अगर आपने वैल्यूज रखी तो C1 नया वाला, व्हाट इज K? 3, एंड व्हाट इज C? 1 माइक्रो। तो बच्चा पार्टी ध्यान से, व्हाट इज C1 डैश? 3 माइक्रोफेराड। हाँ या ना? दो चीजें आ गई, नया पोटेंशियल डिफरेंस एंड नया कैपेसिटेंस। अब चलते हैं चार्ज के पास। व्हाट इज Q? CV। बेटू ध्यान से, C1 का नया चार्ज, C1 का नया कैपेसिटेंस, C1 की नई वोल्टेज। अगर रिप्लेस करते हैं C1 का नया चार्ज, व्हाट इज C1 का नया कैपेसिटेंस? इट इज 3 माइक्रो, एंड व्हाट इज द वोल्टेज? 6 वोल्ट। C1 का नया चार्ज कितना आ गया? 18 माइक्रो कूलम। समझ आया? पोटेंशियल पता लग गया, कैपेसिटेंस पता लग गया, चार्ज पता लग गया। अब किसकी बारी? एनर्जी की। सो देखिए बेटा, और एनर्जी, C1 की न्यू एनर्जी विल बी हाफ C1 का नया कैपेसिटेंस
एंड C1 की नई वोल्टेज का स्क्वायर. So C1 की न्यू एनर्जी विल बी हाफ इनटू व्हाट इज द न्यू कैपेसिटी 3 माइक्रो. व्हाट इज द वोल्टेज 6. कैंसिल करा कितना 36. ये कैंसिल करो कितना 18. अगर सॉल्व किया C1 की न्यू एनर्जी इज हाउ मच 54 माइक्रो जूल. समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर है? एग्जैक्ट सेम वे हमें किसके लिए बात करनी है? बिल्कुल डिट्टो. किसके लिए? C2 के लिए. बट ध्यान से देखना जरा, अगर आप बात करते हो C2 की, आपने की को ओपन करा तो ये बैटरी से क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ या ना? अगर मैं C2 की बात करता हूं, जस्ट अ मिनट बिटू, यहां पर जगह बनाए थोड़ी सी. देखो, फॉर C2 ओनली, जब C2 की बात आई तो हमने क्या देखा? नाउ द बैटरी और दैट सेल इज डिस्कनेक्टेड. अब वो वहां से क्या हो चुका है? डिस्कनेक्ट हो चुका है. अगर डिस्कनेक्ट हो गया है बेटा तो चार्ज विल बी कांस्टेंट. चार्ज कांस्टेंट रहेगा. और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो C2 का नया चार्ज विल बी C2 का ओरिजिनल 6 माइक्रोकूलम. चेक इट आउट. C2 का ओरिजिनल चार्ज 6 माइक्रोकूलम. सो C2 का नया चार्ज क्या रहेगा? 6 माइक्रोकूलम. डन है. इसके बाद उसने क्या कहा कि की को ओपन करा और मीडियम डाल दिया. सो नाउ मीडियम इज प्लेस्ड. हमने मीडियम प्लेस किया तो बेटा क्या लिखेंगे? C2 नया कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स द C2 ओरिजिनल. तो व्हाट विल बी C2 का नया कैपेसिटेंस? 3 इंटू 1 माइक्रो. व्हाट इज C2 का नया कैपेसिटेंस? 1 माइक्रोफेराड. समझ आया या नहीं? ओह सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा भाई गड़बड़ हो गया. दिस इज 3 माइक्रोफेराड. क्षमा चाहते हैं इस दंडनीय अपराध के लिए. अब तो मुस्कुरा दो. ठीक है भाई, हो जाएगा यहां तक. 1 मिनट पहले मैं ये PDF सेव कर दूं बेटा, नहीं तो लोचा हो सकता है. अच्छा पहले बताओ, यहां तक के न्यूमेरिकल्स क्लियर है अच्छे से? पक्की बात है? चलिए अब देखो ध्यान से. हमारे पास जो है चार्ज आ गया, हमारे पास कैपेसिटी आ गई. अब किसकी बात करनी है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की. ठीक है. सो लेट्स सी नाउ. हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, भगवान ये गायब ना हो बस. नाउ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, भाई हम जानते हैं Q किसके बराबर? CV के. तो V किसके बराबर होगा? Q बाय C. ध्यान से, C2 का नया पोटेंशियल डिफरेंस, C2 का नया चार्ज, C2 का नया कैपेसिटेंस. अगर बेटू वैल्यूज रिप्लेस करी जाए, व्हाट इज C2 का नया चार्ज ओरिजिनल वाला, जो कि कितना था? 6 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटी 3 माइक्रोफेराड. तो व्हाट इज C2 का नया पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज 2 वोल्ट. समझ आया या नहीं? 3 चीजें हो गई, चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, और आखिरी क्या बचा? बिल्कुल सही. और आखिरी बचता है हमारे पास द एनर्जी स्टोर. बेटा बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. If battery is disconnected, what is the formula for energy? Q square by 2C. तो C2 की नई एनर्जी C2 के नए चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C2 का नया कैपेसिटेंस. रिप्लेस द रीडिंग्स बेटा. आदित्यन स्टे एक्टिव मेरे भाई. व्हाट इज द चार्ज? 6 माइक्रो. 6 माइक्रो स्क्वायर कर लिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 माइक्रो. भाई एक हटा दो यहां से, हाँ है ना? Q स्क्वायर बाय 2C. ठीक है.
एक हट जाएगा तो आपके पास C2 की नई एनर्जी कितनी आती है? 6 माइक्रो जूल। समझ आया या नहीं? लक्की भाई तो बैक बैक कर रहा है, बैक बैक कर लो, नहीं तो तुरंत स्लाइड चेंज करके अगले क्वेश्चन में ले जाएगा। यहां तक समझ आया? पक्का? अब सुनो, ध्यान से सुनो, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। और इसके बाद देखें, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है? कर लेते ना, मजा आएगा। हाँ या ना? पक्का ना? यार देखो गाली नहीं देनी है, ये गंदी बात होती है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि देखो अगर ये खत्म हो गया ना अपना, तो फिर हम अगली क्लास से कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे। ये वाला लास्ट करते हैं, डोंट वरी, पक्का ये वाला लास्ट है। पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ो। नहीं नहीं, कंसेंट्रिक क्यों? देखो समझो ध्यान से भाई, n spherical droplets each of radius small r combine to form a bigger drop। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? ओरिजिनल केस पकड़ो। ओरिजिनल केस इज सिंपली अ सिंगल स्मॉल ड्रॉप, एक छोटी सी ड्रॉप है, ठीक है भाई। मान लेते हैं इस तरीके से, ये एक स्मॉल ड्रॉप विद रेडियस आर, चार्ज इज क्यू, ठीक है। ये चार्ज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है यहां पर क्यू। और देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बात है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इसका ओरिजिनल पोटेंशियल, इट इज के क्यू बाय आर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और मैंने लिख लिया इसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओरिजिनल तो यही है। उसने क्या कहा कि इस तरह की कितनी ड्रॉप्स कंबाइन कर रही है? एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन कर रही है। तो जरा ध्यान से सोचो, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, जो बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द छोटे वाली ड्रॉप। सो अगर बड़ी ड्रॉप का रेडियस है r, छोटी ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r, इधर रिप्लेस करो, कितना बना? 4/3 पाई r क्यूब इज n टाइम्स ओ 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा कुछ आएगा भाई? 4/3 पाई, 4/3 पाई हटाओ और दोनों तरफ क्या ले लो? क्यूब रूट लगा दो। सो कितना बन गया? r इज इक्वल टू n पावर 1/3r। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई डाउट है? पक्की बात है बेटा? अब सुनिए जरा ध्यान से, हम लोग कोशिश करते हैं नाउ नया पोटेंशियल। एक चीज सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला जो हिस्सा था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड फ्लक्स, हमने जब वहां पे चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या था? द नेट चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। भाई मान लो मेरे पास क्या था, 2 ड्रॉप्स हैं, एक ड्रॉप का जो चार्ज था वो क्यू था, तो 2 का कितना हो जाता? 2Q। अब n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो नया चार्ज कितना होगा? n टाइम्स। तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला के क्यू न्यू डिवाइडेड बाय आर न्यू। एंड एज पर द एडिटिव नेचर, बेटा प्लीज ध्यान से, तो जो नया है, ठीक, वो किसके बराबर होगा? दिस इज के, व्हाट इज क्यू न्यू? n टाइम्स ऑफ क्यू। रीजन ध्यान रखना, यहां से यहां का रीजन क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस आर न्यू? दिस इज कैपिटल आर। एंड व्हाट इज कैपिटल आर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन? दिस इज n पावर 1/3r। बेटा फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ध्यान से देखो, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर इज V. So what will be the new potential? It is n over n power 1 by 3 into V. बेसिस सेम है, पावर सबट्रैक्ट, सो कितना बना नया पोटेंशियल? इट इज n की पावर 2 by 3 इंटू V. समझ आया या नहीं? पक्का ना? ये तो बात होगी किसकी? पोटेंशियल की. अब बारी आती है किसकी? कैपेसिटेंस की. तो जरा ध्यान से देखो, यहीं पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं बेटा. ये पीडीएफ में रीडेबल रहेगा ना आप लोगों को? ठीक है. सो देखोगे, अब अगर हम देखते हैं फॉर कैपेसिटेंस, तो व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी? भाई ये फॉर्मूला है ना हमारा स्फेरिकल शेल के लिए. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल है. भाई नया वाला रेडियस रखेंगे, और अगर आप थर्ड इक्वेशन से इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दें, तो आपके पास कितना लिखा गया बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n पावर 1 by 3r. And from equation number second, what is 4 pi epsilon naught r? Original capacity. तो 4 pi epsilon naught r, इसकी जगह क्या कर देंगे? ओरिजिनल. तो हमारे पास C new will be equal to what? n power 1 by 3 C. ये आ जाएगा. क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया कैसे करना है? श्योर है? कहां डाउट आया बेटा? पक्का श्योर हो? समझ, सारे क्वेश्चन समझ आए अच्छे से एकदम? आज यहां तक रखते हैं. उधर तो नींद में है, यहां से उदासी छाई हुई है बहुत तगड़े वाली. आज यहां तक रखते हैं. इससे आगे अभी एक क्वेश्चन जो रह गया उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड अलोंग विद हम क्या शुरू करेंगे? सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं. गुड नाइट.